हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 13 ध्वनि समझाया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज जो अभ्यास है उसके प्रश्न करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न करने से पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा था। तो वो यहाँ पर आपके बुक में ये लास्ट में दिया हुआ है, आपने क्या क्या सीखा। तो उसमें फर्स्ट था ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है। जो चीज़ें कंपन करती हैं उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा था मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारा गले के अंदर जो वाक तंतु होते हैं वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम कंठ कहते हैं। वहाँ से ध्वनि ये उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी भी माध्यम से संचरित हो सकती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती है। निर्वात में ये संचरित नहीं हो सकती। जब खाली स्पेस हो, निर्वात जिसे कहते हैं हम, जहाँ हवा भी नहीं है, तो वहाँ पर हमारी ध्वनि जो है वो दूसरी जगह तक नहीं पहुँच सकती। नेक्स्ट, कर्णपटह ध्वनि के कंपन को अनुभव करते हैं और ये जो संकेत है उसका सिग्नल ये मस्तिष्क को भेजते हैं। हमारे कान के अंदर जो पर्दा होता है वो ध्वनि के कंपनों को महसूस करता है और उसका संदेश मस्तिष्क तक, दिमाग तक भेजता है और इसे हम श्रवण कहते हैं, सुनना कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति है एक सेकंड में कितने कंपन हुए। आवृत्ति को हर्ट्ज, HZ में व्यक्त करते हैं, हर्ट्ज में। उसके बाद है कंपन का आयाम जितना अधिक होता है उतनी ही प्रबल होती है। आवाज़ कितनी तेज़ है, लाउडनेस कितनी है उसमें। तो आवाज़ तेज़ कितनी है वो डिपेंड करता है आयाम पर। ढोल की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसका आयाम ज़्यादा है, और जो धीमी आवाज़ें होती हैं उनकी आयाम कम होता है, इसलिए उसकी लाउडनेस, उसकी आवाज़ कम महसूस होती है। उसके बाद है कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, उससे अधिक तीक्ष्ण लगती है, तीखी पतली आवाज़। तो पुरुषों की आवाज़, आदमी की आवाज़ मोटी होती है क्योंकि उसकी आवृत्ति जो है वो कम है। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है तो तारत्व ज़्यादा होगा, तीखी सुनाई देगी। तो औरतों की आवाज़ पतली है तो वो उसका तारत्व जो है या आवृत्ति अधिक है। तो आवृत्ति ज़्यादा होने से आवाज़ मोटी या पतली उस तरीके से होता है। आवृत्ति ज़्यादा, आवाज़ पतली, आवृत्ति कम, आवाज़ मोटी। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। जो कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती उसे हम शोर कहते हैं। अवांछित ध्वनियाँ बहुत ज़्यादा हों तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण जो है स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इससे सेहत के लिए नुकसान होता है। उसके बाद था ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। हमें ध्वनि प्रदूषण को कम करना चाहिए। उसके लिए हम सड़क पर या अन्य स्थानों पर पेड़ भी लगा सकते हैं, उससे भी ध्वनि प्रदूषण कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। अब अभ्यास में आते हैं, अभ्यास के प्रश्न करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है, किस माध्यम में से जा सकती है ध्वनि? तो केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, या ठोस, द्रव और गैस तीनों में? तो अभी हमने देखा, सारांश जो अभी किया हमने उसमें भी देखा कि ध्वनि तीनों में जा सकती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में जा सकती है। तो इसका सही उत्तर घ हो जाएगा, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? आवृत्ति सबसे कम किसकी होगी? तो आवृत्ति सबसे कम का मतलब है आवाज़ मोटी होगी, आवृत्ति ज़्यादा होगी तो आवाज़ पतली होगी। तो इनमें से मोटी आवाज़ सबसे ज़्यादा किसकी होगी वो आपने देखना है। छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की या महिला की? तो आप जानते हैं छोटे बच्चे, लड़का हो चाहे लड़की, आवाज़ पतली होती है, महिला की आवाज़ पतली होती है। तो इसका मतलब उनकी आवृत्ति ज़्यादा है। आवृत्ति सबसे कम किसकी होगी? जिसकी आवाज़ मोटी होगी, तो वो है पुरुष की। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको कहा गया है कि सही जो कथन है उसके सामने T लिखना है और गलत के सामने F लिखना है। इसमें क है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, खाली स्पेस में ही संचरित नहीं होती है। उसके लिए एक्टिविटी भी थी आपके पास, आपने फ़ोन को ग्लास के अंदर उसके डालकर उसका म्यूज़िक चलाना था और आपने उसकी हवा निकाल लेनी थी। तो उसमें आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो इसलिए ये ट्रू है। तो हम इसके सामने T लिखेंगे, ध्वनि संचरित नहीं होती है निर्वात में से।
नेक्स्ट है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्त काल कहते हैं। तो अभी हमने इस समरी में भी देखा, जो हमने अभी पढ़ी थी पीछे, तो उसमें हमने देखा कि प्रति सेकंड जो दोलन होते हैं, 1 सेकंड में दोलन, उसको आवृत्ति कहते हैं, आवर्त काल नहीं कहते हैं। तो ये गलत हो गया, तो इसके सामने आप F लिख देंगे। उसके बाद है ग, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी। तो आयाम से ही प्रबलता होती है, तो हमने देखा ही था। तो लेकिन यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, आयाम ज़्यादा हो तो ध्वनि जो है वो और प्रबल होती है और तेज होती है, और आवाज़ अगर का आयाम अगर कम है तो ध्वनि मंद होती है, उसकी आवाज़ कम होती है। तो यहाँ उल्टा लिख दिया, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। उसके बाद है मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ये भी हमने पढ़ा था, तो ये ट्रू है। हमारी सुनने की क्षमता इतनी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ भी उल्टा लिख दिया है। अभी हमने देखा कि आवृत्ति ज़्यादा हो तो तारतम्य ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसके सामने आप लिख देंगे फॉल्स, F। च है अवांछित तथा अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। अवांछित जो हमें नहीं चाहिए, जो अप्रिय जो कानों को अच्छी नहीं लग रही है, उसको संगीत कहते हैं। तो ये भी उल्टा लिख दिया है, संगीत नहीं कहते उसे, तो हम शोर कहते हैं। तो इसके सामने भी आप F लिख देंगे, फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। तो ये ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की वजह से श्रवण अशक्तता, सुनने में प्रॉब्लम, सुनने की शक्ति कम हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, इसलिए ये ट्रू है। तो इसके सामने आप ट्रू लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये आपके सामने रिक्त स्थान दिए हुए हैं और इसमें आपने इनको भरना है। पहला है क, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहते हैं। तो एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं। आवृत्ति होती है 1 सेकंड में कितने दोलन हुए, दोलनों की संख्या को, और एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्त काल। तो यहाँ आपने आवर्त काल लिखना है। तो यहाँ पर आप इसमें आवर्त काल लिख लेंगे, यहाँ पर आवर्त काल। ख है प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित होती है। प्रबलता तो ध्वनि कितनी तेज है या कितनी कम है, वो किससे निर्धारित होती है, तो वो होती है आयाम से। तो यहाँ आप लिखेंगे आयाम, आयाम पहला। आवर्त काल वो आपने खुद लिख लेना है। नेक्स्ट है आवृत्ति का मात्रक डैश है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है, वो है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज और ब्रैकेट में HZ, वो पूरा लिख लेना है आपने, जैसा कि पीछे हमने समरी में भी देखा था। तो आप चाहें तो वहीं पर आप देख सकते हैं और यहीं से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हर्ट्ज लिखा हुआ है, ये आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं। अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं, तो अवांछित ध्वनि को हम कहते हैं शोर। तो यहाँ पर आपने लिखना है शोर। नेक्स्ट है ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित होती है। ध्वनि कितनी तीक्ष्ण है, कितनी तीखी है, तो कितनी पतली है, तो वो किससे निर्धारित होती है, तो यहाँ पर आएगा आवृत्ति, ये वाला। तो यहाँ आपने आवृत्ति लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो 4 सेकंड में 40 बार दोलन कर रहा है, तो आवर्त काल कितना हुआ वो निकालना है और आवृत्ति निकालनी है। तो सबसे पहले हम आवर्त काल निकाल लेते हैं। आवर्त काल होता है दोलनों में लगा समय बटा दोलनों की संख्या। दोलनों में लगा समय बटा दोलनों की संख्या।
तो दोलनों में कितना समय लगा था वो इन्होंने बताया था 4 सेकंड, और दोलनों की संख्या थी 40। तो 4 सेकंड बटा 40 ये बन गया दोलनों में लगा समय बटा दोलनों की संख्या। तो 4 सेकंड बटा 40, अब ये 4 से 40 कट जाएगा, 4 10 से 40, ऊपर 4 एक 4, तो आवर्तकाल आ गया 1/10 सेकंड, ऐसे ही। तो आवर्तकाल इस तरह से आप निकालेंगे 1/10 सेकंड। और उसके बाद आवृत्ति, तो आवृत्ति के लिए जो है आपने आवर्तकाल को बस उल्टा करना होता है, आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति बन जाता है। तो आवृत्ति आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आवर्तकाल आपने निकाला है उसका उल्टा कर दो। अगर आपको डायरेक्ट आवृत्ति निकालने के लिए आए तो यही फॉर्मूला आपने उल्टा लगा देना है, यही जो हमने अभी ये फॉर्मूला लगाया इसी को आपने उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब आवृत्ति का अगर फॉर्मूला बनाना तो आवृत्ति बराबर दोलनों की संख्या बटा दोलनों में लगा समय, तो इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अभी आपको क्योंकि हमने आवर्तकाल निकाला हुआ है तो डायरेक्ट ही वहीं से आप इसी को उल्टा करके लिख दो तो वो आपकी आवृत्ति बन जाएगी। तो 1/10 का उल्टा हो गया 10/1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 लिख देंगे। और अब सेकंड नहीं लिखेंगे, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, तो HZ लिखेंगे, H बड़ा Z छोटा। तो इस तरीके से ये आवृत्ति बन जाएगी। तो आवर्तकाल हुआ दोलनों में लगा समय बटा दोलनों की संख्या, और उससे वो 4/40 बना, कट के 1/10 सेकंड रह गया। और आवृत्ति उसको उल्टा कर दें आवर्तकाल को तो वो आवृत्ति बन जाती है, तो वो आ गई 10 हर्ट्ज। तो इस तरह से आपने इसको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसमें आपको कहा है एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो इसमें भी आप वही कर लेंगे जो अभी हमने आवर्तकाल के लिए किया। तो यहाँ पर 500 कंपन प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 500 कंपन कर रहा है, और आवर्तकाल कितना हुआ वो निकालना है। तो सेम वही लिखेंगे, आवर्तकाल बराबर, वहाँ लिखा था हमने दोलनों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे कंपनों की संख्या, बस ये ध्यान रखना है। तो आवर्तकाल बराबर कंपनों में लगा समय बटा कंपनों की संख्या। तो कंपनों में लगा समय बटा कंपनों की संख्या ऐसे लिख के, समय हो गया आपके पास 1 सेकंड, तो 1 सेकंड लिख लेंगे आप, बटा कंपनों की संख्या 500, तो वो 500 लिख लेंगे आप। तो आवर्तकाल आ जाएगा 1/500 सेकंड। तो जैसे अभी पिछला किया उसी तरीके से आपने इसको कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा 1/500 सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको कहा है निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो किस चीज़ का कंपन करके इसमें आवाज़ आती है वो आपने बताना है। ढोलक में तो इस तरह का आपने एक पीछे एक्टिविटी भी की थी जब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ये चैप्टर, तो उसमें हमने देखा था तबला। तो सेम ढोलक में होता है, ढोलक हो चाहे तबला, उसमें एक तानित झिल्ली होती है, उसमें होता है। तो ढोलक आप सामने लिखेंगे तानित झिल्ली, ढोलक लिखेंगे, आगे बराबर का निशान या डैश का निशान लगाएंगे और उसमें लिखेंगे तानित झिल्ली। उसके बाद है सितार। सितार में आप जानते हैं तारें होती हैं, तो उससे होता है, तो वहाँ पर लिखेंगे तानित डोरी या तार। उसके बाद बांसुरी। बांसुरी में आप जानते हैं कि हवा से उसमें कंपन पैदा होते हैं, फूंक मारते हैं उसमें बांसुरी में, उसके बाद उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उसमें लिखेंगे हम वायु, खाली वायु लिख सकते हैं या फिर वायु स्तंभ लिख सकते हैं, वायु स्तंभ। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या सब कभी संगीत शोर बन सकता है? तो शोर और संगीत में क्या अंतर है, शोर क्या है, संगीत क्या है, वो हमने पीछे देखा ही है इस चैप्टर में, तो वही आपने लिखना है। तो आप लिख सकते हैं अवांछित तथा अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। पहली लाइन लिखेंगे अवांछित तथा अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट में या फिर उसी के आगे लिख सकते हैं जबकि ऐसी ध्वनियाँ जो सुनने में अच्छी लगती हैं या कानों को प्रिय लगती हैं उन्हें हम संगीत कहते हैं। तो एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, अवांछित तथा अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं, जबकि कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनियों को संगीत कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? इसका आंसर हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। तो ये भी बन सकता है, तो इसमें आप लिखेंगे कि हाँ, संगीत शोर भी बन सकता है यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, यदि वह कानों को सुनने में अच्छा ना लगे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसका मैं पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप पीछे ढूंढ भी सकते हैं और आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तब ये शोर बन जाता है, या जब हम किसी और काम में हो, हमारा ध्यान किसी और काम में और उस वक्त संगीत चल रहा हो तो ये शोर बन सकता है। जब हम पढ़ाई कर रहे हो या किसी की तबीयत खराब हो तब ये शोर बन सकता है। तो ऐसे 2-3 लाइनों में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको कहा गया है कि अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाओ। तो आपने लिस्ट बनानी है इसमें ध्वनि प्रदूषण किस किस चीज़ से होता है। तो आप इसमें नंबर 1, नंबर 2 ऐसे कर सकते हैं। नंबर 1 गाड़ियों की आवाज़, नंबर 2 उनके हॉर्न की आवाज़, नंबर 3 लाउड स्पीकर, नंबर 4 मंदिरों की घंटियों की आवाज़, या ऐसे आप जो भी इसमें आपको लगता है कहाँ कहाँ से ध्वनि प्रदूषण होता है, तेज़ आवाज़ आती है, तो वो सारे के सारे आपने इसमें लिखने हैं। तो कम से कम 5-6 चीज़ें लिख लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो मनुष्य के लिए किस प्रकार से हानिकारक है ध्वनि प्रदूषण, वो लिखना है इसमें। तो इसके लिए पीछे चलते हैं और पीछे इसका आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये ध्वनि प्रदूषण से हानियाँ क्या क्या हैं यहाँ पर ये दी हुई हैं। तो आपने इसमें ये लिखना है यहाँ से कि अनिद्रा, अति तनाव यानी कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने से व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। यहाँ तक इसका आंसर ये पूरा लिखना है। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनिद्रा, नींद ना आना, अति तनाव, बहुत टेंशन रहना, हाई ब्लड प्रेशर रहना, चिंता, फिर और भी बहुत सारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं इससे। और लगातार तेज़ आवाज़ में रहने से जो है सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से सुनने की शक्ति जो होती है हमारी वो कम हो सकती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? तो आप जानते ही हैं कि सड़क के पास होगा तो वहाँ पर गाड़ियों का शोर शराबा हमेशा रहेगा, वहाँ ध्वनि प्रदूषण रहेगा। इसलिए सड़क से जो थोड़ा दूर है वो मकान शांतिपूर्ण रहेगा, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण कम होगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम कम होगी। तो इसलिए वो मकान आपको खरीदना चाहिए। तो इसमें आप यही लिखेंगे कि सड़क के किनारे मकान लेने पर वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण अधिक होगा, इसलिए हम अपने माता पिता को सड़क से दूर वाला मकान लेने का सुझाव देंगे। तो ये आपने सेम टू सेम लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको पीछे मिल जाएगा, वहीं से आपने इसको करना है। तो पीछे चलते हैं और देखते हैं ये कहाँ था, मानव वाक यंत्र और उसके कार्य। तो ये है मानव वाक यंत्र का चित्र, ये आपने यहाँ पर बनाना है, ये पूरा बनाना है। नीचे लिखना है मानव में वाक यंत्र। तो ये चित्र बनाना है। वाक यंत्र जो है वो क्या काम करता है? वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। बीच में एक खाली पतली सी जगह होती है जहाँ से हवा निकल सकती है, और वहाँ से जो है जब हवा निकलती है तभी आवाज़ आती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये इसका काम है। तो इसका काम आपने ये पूरा लिख लेना है जो मैंने अभी अंडरलाइन करके आपको दिखाया। तो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे आप? यहाँ से स्टार्ट करोगे, वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद नीचे चलना है और नीचे ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ से आपने इसमें फिर लिखना है, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक
झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, कंपन होता है उसमें, और जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ तक तो ये इसका काम आ जाएगा। तो चित्र भी बनाना है इसमें और आपने इसके कार्य भी लिखने हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। तड़ित होता है बिजली चमकना, और मेघ गर्जन मतलब बादल के गरजने की आवाज़। तो जब बारिश का मौसम होता है, बारिश हो रही होती है, तो उस वक्त बादल गरजने आवाज़ भी आती है और बिजली भी चमकती है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं आसमान में, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है, हमें बिजली चमकती हुई पहले दिख जाती है और बादल के गरजने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं ये क्यों होता है? तो आसमान में सेम जगह से हम तक दो चीज़ें पहुंच रही है। मान लो यहाँ से आपकी आवाज़ आ रही है, ये बादल है, यहाँ हम हैं, तो हम तक यहाँ से जो है लाइट भी आ रही है, जिस वजह से हमें वो बिजली की चमक दिखाई दे रही है, और दूसरा यहीं से आपकी साउंड भी आ रही है, आवाज़ भी आ रही है, जो हमारे कानों तक पहुंच रही है। लेकिन लाइट हमारे तक पहले पहुंच जा रही है और साउंड जो है, ध्वनि, उसकी गरजने की आवाज़, वो देर से पहुंच रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो आप जानते हैं कोई चीज़ जल्दी पहुंच रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो चीज़ देर से पहुंच रही है उसकी स्पीड कम होगी। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो लाइट है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड कम होती है। तो आपने इसकी व्याख्या करते हुए लिखना है कि जो प्रकाश है, आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। क्या लिखना है? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। इसी कारण तड़ित हमें पहले दिखाई देती है, जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। तो ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेने हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।